मेरे सांसों में समाया है पक्का ना, वह कुछ कहेंगे तो नहीं। पारुल मिनमिनाई, अरे कुछ नहीं होता, इस वक्त तो वह सो गए होंगे। तुम जाओ और जल्दी से मोबाइल उठा कर ले आओ, मैं यहीं बाहर खड़ी वेट कर रही हूँ। मेघा ने उसे हौसला दिया। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। सभी घर वाले अपने अपने कमरों में नींद के मजे लूट रहे थे। ऐसे में ये दो लड़कियां एक मिशन इम्पॉसिबल को पूरा करने के लिए जान हथेली पर सजाए आदित्य के कमरे के बाहर खड़ी थी। अब जो भी हो वह यहीं रात बिताएगी क्या? मेघा ने उसे कमरे के अंदर धकेला तो वह डरते डरते एक एक कदम बड़ी सावधानी के साथ उठाती कमरे में दाखिल हो गई। आलतू जलालतू आई बला को टालतू वो अपने होठ में बड़बड़ाती आगे बढ़ गई थी। कमरे में बिल्कुल धीमी रोशनी जल रही थी। बड़ी मुश्किल से वह आगे बढ़ रही थी। बिस्तर के बीचों बीच वो घोड़े गधे बेचकर सो रहा था। रूपल ने गहरी सांस भरी और आगे होते उसको सोता हुआ चेक करती। अब वो बेड के साइड दराज में से मोबाइल उठाती उसे देखने लगी। उफ, इस पर तो पासवर्ड लगा है, अब क्या करूं? रूपल के माथे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई दे रहे थे। अब उसका पासवर्ड कैसे पता चलेगा? ऐसे ले गई तो मेघा दीदी ने मेरी जान ले लेनी है। एक काम करती हूँ, उनकी फिंगर लगाकर लॉक खोल लेती हूँ। कुछ सोचते होठों को दांतों तले काटते हुए जरा सा आगे बढ़ी। आदित्य के ऊपर झुकी थी, उसके आगे हाथ लहराई। भगवान की कृपा है ये सो रहा है। अब उनका हाथ किधर है? वह जो औंधे मुंह लेटा एक बाजू नीचे और एक तकिया पर धरे हुए था, अपने नाक के सामने परफ्यूम की महक महसूस करते उसका दिमाग तेजी से जागा था। उसके माथे पर बल पड़े थे। पारुल ने जरा सी झुकते हुए उसके फिंगर को मोबाइल पर रखकर लॉक खोलना चाहा कि उसी पल आदित्य ने पलटते उसके हाथों को अपने हाथों के पकड़ में लेते हुए उसे अपने सीने में जकड़ चुका था और उसके ऊपर आ गया। आदित्य ने अपना वजन बिल्कुल भी उस पर नहीं डाला। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी पारुल के हल्क से। और जो बाहर दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ी मेघा उसके सही सलामत वापस आने की प्रार्थना कर रही थी, उसकी चीख सुनी तो वहां से उल्टे पैर वापस भागी थी। आदित्य उस जवान लड़की को देखकर हैरान रह गया था। पारुल का तो सांस हलक में ही अटक गया था। वह इतना पास था कि पारुल के दिल में घंटियां बजने लगी। क्या कर रही थी यहाँ? वह गुस्से से गरजा था, जबकि उसके दोनों तरफ हाथ रखकर अभी भी उसे अपनी बाहों में लिया हुआ था। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। वह इतनी ऊंची आवाज में दहाड़ा था कि पारुल की आंखों से आंसू बह निकले थे। आदित्य ने दांत भींचते उसके आंखों की तरफ देखा और उसके हाथों को देखता, और उसके हाथों में तो आदित्य का मोबाइल था। आदित्य ने खुद पर काबू करता पीछे हटते उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया था। क्या करने आई थी मेरे मोबाइल के साथ? वह अब की बार ठंडे टाइल्स पर खड़ा होता, लाइट्स ऑन करता, उस छोटी सी लड़की को घूर रहा था जो उनसे 8 साल छोटी थी। पारुल भी जल्दी खड़ी होती थर थर कांपने लगी। उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उससे पहले कि वह कुछ और कहता, पारुल ने दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन आदित्य ने जल्दी उसके कलाई को थामकर उसे वापस खींचा और कहने लगा, चुपचाप साफ साफ बता दो, क्यों मोबाइल चोरी करने आई थी? जवाब दो। वह दहाड़ा था। वह घबराकर बोली थी, चोरी करने नहीं आई थी, बस मुझे आपका मोबाइल चाहिए था। वह मिनमिनाते हुए बोली, पर क्यों? वह अभी भी गुस्से में था। दीदी ने कहा था कि आपका मोबाइल लेकर आओ। आप सो रहे थे तो पता नहीं चलेगा। वह अब डरते डरते पूरा पोल पट्टी खोल चुकी थी। माना कि तुम मोबाइल लेने आई थी, लेकिन मुझ पर झुककर क्या कर रही थी? उसका खुद पर झुकना, उसकी खुशबू को महसूस करना अभी तक आदित्य के होश हवास पर छाया हुआ था और इस बात पर वह शक कर बैठा था। तुम इतनी मासूम हो कि तुम्हें जो कुछ भी कोई भी कहेगा तुम कर बैठोगी, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे ही कमरे में मेरे सामान को छेड़छाड़ करो। तुम इस तरह किसी मर्द के कमरे में आधी रात को घुस जाओ। किसी ने देख लिया तो क्या होगा? वह आपके मोबाइल में लॉक लगा था ना, तो उसे आपके फिंगर से खोल रही थी। पारुल ने गालों पर आए आंसुओं को साफ किया और पलके उठाकर धीरे से कहा, वह ऐसे ही थी, दिल की साफ जो बात होती बोल दिया करती थी। यूं तो उसकी ये आदत उसे हमेशा बचा लेती थी, लेकिन वक्त दूर नहीं था जब वह इस आदत की वजह से बहुत बुरी तरह फंसने वाली थी। गुस्से से आदित्य ने पास पड़े जग से पानी गिलास में डालते उसके चेहरे पर उछाला था। वह बुरी तरह से कांप गई थी और डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आने लगा था। आइंदा मेरे रूम में आने से पहले 100 बार सोचना, इससे भी बुरा सजा दे सकता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी मासूम सी खूबसूरती पर और उसकी भीगी पलके देखकर झुंझला रहा था। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? गेट आउट। उसे अपनी जगह पर जमा देखकर वह दहाड़ा तो वह कांपते हुए दरवाजे की तरफ भागी थी। पागल बेवकूफ लड़की। वह बालों पर हाथ फेरता मोबाइल को एक तरफ देखते
बिस्तर पर जाकर बैठ गया। आजकल वह खास केस की छानबीन कर रहा था। उसकी काबिलियत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे हमेशा इसी तरह के केस सॉल्व करने में कई मेडल मिले हुए थे और एक काबिल क्राइम ब्रांच ऑफिसर था। आजकल वह एक मशहूर परेशान डॉक्टर के बेटी का केस हैंडल कर रहा था। उसकी बेटी अमृता पर हाफ मर्डर केस हुआ था और इल्जाम नारायण पर आया था। वह लड़की कोमा में थी और उसका केस आदित्य ने लिया हुआ था। ऐसे में उस केस से जुड़ी सारी जानकारी और डेटा उसके मोबाइल पर था। वह उस केस को बड़ी बारीकी से जांच कर रहा था। किसी को इस कार्रवाई की भनक भी नहीं लगने दे रहा था। वह इतने बड़े डॉक्टर की बेटी थी, उस पर बहुत दबाव और प्रेशर भी था। वह अपने मोबाइल को संभाले रखे, पर मेघा को उस मोबाइल से क्या लेना देना था। वह अपना माथा मसल कर रह गया। जरूर उसे इस नारायण को ही बचाना होगा, पर नारायण से उसका क्या संबंध है। उसके दिमाग में कितने सवाल थे जो उस इंस्पेक्टर के दिमाग में चल रहे थे। इस सब के पीछे वो बेवकूफ लड़की अचानक से रूपल का ख्याल आया तो वो फिर से बिस्तर पर गिरकर आंखें बंद किए। वही महक अपने आसपास महसूस हुई। बेवकूफ लड़की। वह अपने सर पर तकिया रखे आंखें बंद कर गया था। मेघा अपने रूम में आते बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। कुछ देर के बाद ही रूपल रूम में दाखिल हुई। वह अच्छा खासा रो रही थी। पारुल मेरी जान, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वह उसे गले से लगाए कहने लगी, दीदी उन्होंने मुझे डांटा और मेरे मुंह पर पानी फेंका। वह हिचकियों से रो रही थी। मेघा ने अपने होंठ बीछे उसे अपने साथ लगाए कहा, आई एम सॉरी मेरी जान, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, बस रोना मत। तुम पकड़ी कैसे गई? मेघा से रोते हुए सारी बातें बताने लगी। मेघा को उसकी बातें सुनकर उस पर गुस्सा आया और प्यार भी। तुम्हें किसी ने कहा था कि उनके उंगलियों से मोबाइल खोलो? मुझे उनका पासवर्ड पता था। मैंने उनको डाइनिंग टेबल पर कई बार लॉक खोलते हुए देखा था। पारुल का खून खौल उठा था। वह जीत कर भी हार गई थी। सच में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? वह पहले ही मोबाइल उठा लेती, इस तरह ना पकड़ी जाती। आपकी बात थोड़ी नॉर्मल होकर बोली थी। तुम ना पागल हो, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आदित्य अब और ज्यादा सावधान हो गया। अब तो सारा खेल ही खत्म हो गया। मेघा अपने नाखून को दांतों से कुतरने लगी। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ और सब भूल जाओ, रिलैक्स हो जाओ, सुबह बात होगी। वो मोबाइल पर नाम देखती बाहर निकल गई। अपने कमरे में आते दरवाजा लॉक करती कॉल को रिसीव किया। काम हुआ। फोन के दूसरे तरफ आवाज सुनती मेघा के माथे पर बल पड़े। नहीं, एक शब्द में जवाब देती। कुछ पल को दूसरी तरफ चुप्पी छा गई। तुम जानती हो ना इस नहीं का क्या मतलब है? थोड़ा गुस्से में बोला। देखो मेघा, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे बस 24 घंटे के अंदर चाहिए। मैं कोशिश करूंगी दोबारा, प्लीज। इतने देर में कॉल कट हो गया था। मेघा की आंखें भीग गई थी। अपने कमजोर पलों में वह उसके करीब हो गई थी, जिसकी तस्वीर उसने खींच ली थी। अब इस तस्वीर को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वह रो रही थी। आंखों से आंसू पोंछते हुए गहरा सांस भरती बेड से टेक लगाए बैठी हुई थी। मोहब्बत करती हो मुझसे तो साबित करो, नारायण बिना पलक झपकाए बोला। उसकी गहरी काली आंखें मेघा पर थी। कैसे साबित करूं? वह आंखों में आंसू लिए बोली। पिछले 3 महीनों से वह उसके साथ थी। वह उसे एक बार कॉलेज के बदमाश लड़कों से बचाया था। मेघा का दिल उसका हो गया था। वह उसकी दीवानी हो गई थी। उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाती थी, उससे मिलती और उसके करीब बैठती थी, उसके हाथों में अपना हाथ डालकर। लेकिन नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में इन पलों पर पछताएगी। नई नई मोहब्बत का खुमार चढ़ा था। दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया था। जो तुम कर सको उसको पूरा करो। अपनी नजरों के छांव में लिए हुए कहा था, मैं अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नारायण वो बड़ी भावुक होते हुए बोली। ओके, तो फिर जल्दी से अपनी ड्रेस उतारो। उसके इस बात पर मेघा की आंखें हैरानी से फैली थी। किस लिए? मेघा का दिमाग पल भर में झटका खा गया था। यही होगा सबूत तुम्हारे प्यार का। अगर दे सकती हो तो दो, वरना जाओ यहाँ से और दोबारा पलटकर मत आना। वह गुस्से में बोला था। क्या खुद को नंगा करना ही मोहब्बत का सबूत होता है? गुस्से में भड़कती हुई बोली। वह उसके तरफ देखता दहाड़ा था। हाँ, मेरे लिए यही सबूत होगा। उसके बाद पर मेघा का जी चाहा जमीन फटे और वह उसी में समा जाए। एक ऐसे आदमी से मोहब्बत कर बैठी थी जो मोहब्बत का मतलब ही नहीं जानता था। लानत है मुझ पर, मेरे दिल ने एक ऐसे आदमी का चुनाव किया जो मोहब्बत तो क्या, किसी के नफरत के लायक भी नहीं। वह गुस्से और नफरत से चिल्लाई और वहां से जाने लगी। नारायण ने उसे कलाई से थामे अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधे उसके सीने से जा टकराई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन आंखें कुछ बता रही थी, जबकि नारायण की आंखें भी भीग गई थी। उसके उस डिमांड पर मेघा ने गुस्से से उस पर झपटना चाहा। दूर हो जाओ मुझसे, वरना जान से मार दूंगी आपको। वह खुद पर काबू करते उसे दोनों हाथों से उसके सीने पे मार रही थी। ओके, लास्ट प्रूफ, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। ये कहते हुए उसे धीरे से छोड़ गया था। मेघा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। शादी करोगी मुझसे? आज, अभी, इसी वक्त?
वह क्या दाव पेच खेल रहा था उस वक्त मेघा न समझ सकी, पर आज वह सब समझ आ रहा था। मेघा की जिंदगी में आना एक सोची समझी साजिश थी। अपने ऊपर लगे इल्जाम को हटवाना था और उसके से अपने आप को बचाना था। इसलिए उसने मेघा को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाना था। उठती हुई खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और धीरे से मुस्कुराई। उसने मुझे क्या फंसाना, मैं तो खुद उसके जाल में फंसती चली गई थी, क्योंकि मुझे फंसना ही था। वह खुद पर हंसी, क्योंकि वह नारायण को अपनी मोहब्बत का सबूत देती उससे शादी कर चुकी थी। वह शादी जिसे उसके अपनों में से किसी के कानों कान खबर तक ना हुई। वह 22 साल की बालिक लड़की थी, अपने हक इस्तेमाल करती वह नारायण से शादी कर गई थी और शादी के बाद नारायण उसे अपने फ्लैट पर ले गया था और वहां उसने अपना हक मांगा था। मैंने ये शादी सिर्फ अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किया है। नारायण तुम्हें कोई हक देने के लिए नहीं किया। अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो लीगल तरीके से रिश्ता भेजोगे और मुझे सारी दुनिया के सामने अपनाओगे, और तब मैं तुम्हें तुम्हारा हक भी दूंगी, मेघा ने गुस्से से और पक्के इरादे में कहा। पहली बार उसने नारायण को मुस्कुराते देखा था। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जबकि मोहब्बत खुद एक धोखा है। ये क्या कह रहे हो? अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे तो शादी क्यों किया? मेघा की सांस गहरी हुई। उसे यकीन नहीं आया कि नारायण यूं उसे धोखा दे गया था। कोई एक पल मुझे बता दो जब मैंने तुमसे कहा कि आई लव यू। हमेशा तुमने ही अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। तुम मुझे चाहती थी, तुमने सबूत दिया शादी करके, और अब तुम ही सबूत दोगी मेरे साथ ये रात बिताकर। वह उसके पास होता, उसका दुपट्टा उतार गया। मेघा का हाथ उठता नारायण के गाल पर उसकी 5 उंगलियों का निशान छोड़ गया था। खबरदार जो मेरे पास भी आए, मार दूंगी आपको और खुद को भी, मेघा जहरीले अंदाज में चिल्लाई थी। और उस वक्त नारायण ने उसे बिस्तर पर धकेलकर उस पर काबू पाया था। मेघा की सांसें रुकी थी। वह अपनी शर्ट के बटन को खोला। उसे बुरी तरह से डरा चुका था। उसे एक टक देखे जा रहा था, जबकि मेघा की निगाहें उसके बिन कपड़ों के सीने पर थी। मेघा को अपने दिल की धड़कनें सुस्त पड़ती हुई महसूस हुई, जिसमें उसको बसाया था। अपने ही लिए तबाही का रास्ता उसने खुद चुना था। वह शर्ट को दूर उछालता, उसके चेहरे पर झुकता। मेघा ने अपना मुंह फेर लिया था। उसके गर्दन पर अपने दांत के निशान छोड़ गया था और अगले ही पल एक जोरदार चीख सुनाई दी। मेघा ने परेशान होते उसकी तरफ देखा। उसके गर्दन पर झुका, उस पर अपने होंठ और दांत के निशान छोड़ रहा था और तस्वीर भी बना रहा था। वह हैरान और सुन्न नजरों से उसे देखे जा रही थी। उसके देखने पर नारायण ने एक पल को उसे देखा और झटके से उसके होंठों पर अपनी पकड़ जमाते हुए फिर से झुक गया। बहुत छटपटाई थी, खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर वो मोबाइल एक तरफ फेंकता उसके होंठों पर अपना काबू जमाता चला गया था। मेघा का जिस्म एक पल को ढीला महसूस करते वो पीछे हटा। अपना होश हवास खो चुकी थी। नारायण ने अपना सर झटका और पीछे हटा बिस्तर से उठ गया। मोबाइल पर आई कॉल अटेंड की और नजरें झटकता उसकी बिखरी हालत पर जा अटकी। मोबाइल पर बात करते हुए मोबाइल को एक तरफ रखता, बहुत ही आराम और नरमी से उसको उठाता, उसकी शर्ट को ठीक करते, उसके माथे पर गुस्से से किस करता। एक आंसू गिरा गया। वह किस परेशानी से बात कर रहा था वही जानता था, पर उसे ये सब करना था, हर हाल में करना था। नाश्ते की टेबल पर सभी चुप से नाश्ते में बिजी थे। आदित्य सीढ़ियां उतरता नीचे आया। उसकी गुस्सेली निगाह मेघा पर जा ठहरी। मेघा ने घबराकर नजरें झुका ली। आदित्य भी नजरअंदाज कर गया। चेयर घसीट कर बैठा ही था कि एकदम घबराकर चौंका। वह भागती हुई आई। रूपल सीधा टेबल से टकराती, खुद को बचाती उसकी गोद में जा गिरी थी। आदित्य ने बेकाबू उसके कमर पर हाथ डाले उसे संभाला था कि वहां मौजूद सबकी निगाहें इस हलचल लड़की पर उठी थी जो मजे से आदित्य की गोद में बैठी सांस रोके हुए थी। उसने मुंह फेरकर आदित्य के चेहरे की तरफ देखा तो घबराकर जल्दी पीछे हटी थी। आई एम सॉरी, ये तो गई भाभी। 8 साल के मुरली ने पीछे से आते पारुल को छुआ तो वह एक बार फिर से सीधा हुई आदित्य के ऊपर जा गिरी। इस बार धड़कनों का चलना बहुत जोर का था। आदित्य तो आंखें मीचे उस पल को महसूस करता, अपने उमड़ते जज्बात पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। उसके सीने पर हाथ रखे पीछे होते, उसके बंद आंखों को देखते सहम कर रो पड़ी थी। आदित्य की उंगलियों ने जोर से उसकी कमर को अपनी पकड़ में लेते झटके से उसे पीछे खड़ा किया था। क्या बेवकूफी है, बेशर्मी की भी हद होती है। उससे पहले कि आदित्य कुछ बोलता, जबकि पीछे से आवाज आई। पारुल की सौतेरी माँ ने आगे बढ़ते खींचकर एक थप्पड़ मारा था। बेचारी आंखों में आंसू भरती सिसकने लगी थी। जब देखो गिरती पड़ती रहती है। 17 साल की हो गई है, अकल बट रहा था वहां थी ही नहीं। बेशरम लड़की को वह उसकी सौतेली माँ थी। पुरुषोत्तम साहब ने 2 शादियां की थी। उनकी दूसरी शादी के बारे में हवेली में किसी को पता नहीं चला था। उन्होंने चुप से शादी की थी।
वह उनकी मनपसंद औरत थी, पर अचानक कैंसर की बीमारी से वह इस दुनिया से चली गई थी। तो वह 2 साल की मेघा को हवेली लिए चले आए थे। अपनी दूसरी शादी के बारे में भी सबको बताया। उसी पल उसकी सौतेली माँ ने अपने दिल पर पत्थर रख के 2 साल की उस मासूम बच्ची को तो अपना लिया, लेकिन दिल में उसके लिए नफरत जमा करने से अपने आप को नहीं रोक पाई थी। जो आज तक वैसे का वैसा ही था। वह इतनी खूबसूरत और मासूम थी। मेघा उनकी इकलौती बेटी थी और नैन नक्श में वह कमाल की थी, पर रंग थोड़ा गेहुआ था जो उसे खूब रूप देता था। शीला की दिल की इच्छा थी कि आदित्य उसके काबिल लड़का था। मेघा से आदित्य की शादी करना चाहती थी और ऐसे में रूपल का आदित्य के करीब आना वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यही वजह थी कि उन्होंने उसे थप्पड़ मारते डांट दिया था। मम्मा क्या हो गया, उसमें पारुल की क्या गलती है? गुंजा ने उसे सीधा किया था। वह गिरी। मेघा ने जल्दी उसकी साइड लेते हुए उसे अपने साथ लगाया। तुम चुप रहो, उसकी हर गलती पर तुम उसकी साइड लेती हो। शीला ने मेघा को भी गुस्से से डांट दिया, जबकि आदित्य ने अपने हाथों की मुठ्ठियां गुस्से में भींच ली। पारुल का यूं लापरवाही से गिरते पड़ते रहना, बच्चों की तरह खेलना कूदना उसे भी गुस्सा दिला देता था, पर कोई उस पर हाथ उठाता ये उसे स्वीकार नहीं था। वो बिना किसी को कुछ कहे, बिना नाश्ता किया वे वहां से लंबे लंबे डेग भरता चला गया। देखा ना, तुम्हारी वजह से वह बच्चा भूखा चला गया। न जाने कब अकल आएगी इस लड़की को। मेरे परवरिश का तो इस पर कोई असर नहीं हुआ है। मुझे इस लड़की को देखकर जरा सा भी नहीं लगता इसने मेरे परवरिश का कोई असर लिया हो। अपनी माँ जैसी ही बनना चाहती है। वह गुस्से से तीर चलाती उस मासूम का दिल दुखा गई थी, जो हमेशा उन्हें अपनी माँ का दर्जा देती थी, पर उन्होंने उससे कभी माँ वाला व्यवहार नहीं किया था। एक मेघा थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसे गुड़िया कहा करती थी। वह थी भी बिल्कुल मोम की गुड़िया की तरह। मम्मी प्लीज, अब आप ज्यादा गुस्सा कर रही हो, मेघना ने कहा। पारुल जो कि हिचकियों से रो रही थी उसे अपने सीने से लगाए, उससे पहले कि और ज्यादा मेरा हाथ उठे। इसे और 2-4 लगा दो, ले जाओ इसे यहाँ से। वह अपने ऊपर काबू करते बोली, जबकि घर के मुखिया कुर्सी पर बैठे प्रताप जी बिल्कुल चुप थे। उन्होंने एक बार भी बहू को रोकने की कोशिश नहीं की। पुरुषोत्तम जो बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर थे, जबकि उनके बड़े बेटे ओम प्रकाश की पत्नी अपने करीबी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने गई हुई थी और आज शाम उनकी वापसी थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त के बेटे को पाला हुआ था, क्योंकि उनके दोस्त और उनकी पत्नी का एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। उनके दोस्त का कोई परिवार नहीं था, वे अनाथ थे। ओम प्रकाश की भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए अपने दोस्त के दोनों बेटों को उन्होंने औलाद की तरह पाला था। एक का नाम अर्जुन और दूसरे का नाम आदित्य था। आदित्य छोटा था, अर्जुन बड़ा था। अर्जुन की शादी उन्होंने गुंजा से की थी। इस लड़की ने कभी शर्म हया नहीं दिखाई। जब देखो ऊट पटांग हरकतें करती है। वह मेघा और पारुल के जाने के बाद चेयर घसीटकर वापस बैठते। इतने में अर्जुन और गुंजा भी नाश्ते के लिए आते दिखाई दिए। दोनों ही जॉब करते थे और दोनों ही बिल्कुल बेस्ट कपल थे। अरे मुरली, वहाँ क्यों खड़े हो बेटा, आ जाओ नाश्ता करे, फिर आपको स्कूल भी तो जाना है। गुंजा ने उसे बुलाया तो वह डर के मारे गुंजा के सीने में जा समाया। क्या हुआ? वह अर्जुन को एक निगाह देखती चुप से मुरली से पूछने लगी, जबकि वह डरकर शीला को देखे जा रहा था। कुछ हुआ है क्या? अर्जुन ने सबकी तरफ सवालिया नजरों से देखते पूछा तो शीला मिनमिनाती सर झटक गई। वह बहुत मुश्किल से चुप हुई थी। मेघा रूम में ही उसका और अपना नाश्ता ले आई थी। बस अब नहीं रोना मेरी गुड़िया। मम्मी पता नहीं क्यों ऐसे कर जाती हैं। इधर दिखाओ मुझे अपना चेहरा। वह उसके सफेद गाल पर उंगलियों के निशान देखती तड़प गई थी। धीरे से उसके गाल को छूते फर्स्ट एड बॉक्स से क्रीम निकालते उसके गाल पर लगाने लगी। मम्मा आप क्यों करती हैं ऐसा? कभी कभी लगता है आपके सीने में दिल नहीं। मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है। अचानक वह बोली, नहीं आज रहने दो, कल चली जाना। इस मुंह के साथ जाओगी तो सब बातें बनाएंगे। रेस्ट करो। वह उसे नाश्ता करवाकर उठती बाहर आ गई। अब उसका मुंह माँ के कमरे की तरफ था। मम्मा प्लीज उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया करो। वह इतने बुरे व्यवहार की हकदार नहीं, आप बहुत बुरा करती हैं उसके साथ। वो माथे पर बल डाले बोल रही थी। हो गई तुम्हारी बकवास शुरू। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हम बड़ों ने फैसला किया है कि तुम्हारी और आदित्य की शादी कर दी जाए। वह जो अपनी बहन के लिए माँ से बहस कर रही थी, उनकी बात सुनती बिल्कुल सुन रह गई। और ये भी सोचा है इसी इतवार को तुम दोनों की शादी कर दी जाए और तुम्हारी विदाई भी कर देंगे। वह और उसे बारीकी से बताती कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ी थी, जबकि मेघा तो जैसे बिल्कुल सुन रह गई थी। वह डबल शादी कैसे कर सकती थी? भले उस शादी में उसका अपना कोई दिल नहीं था और ये शादी डिवोर्स के बिना अधूरा था, पर उसने वकील के कहने पर नारायण से शादी की थी। वह चुप्पी से माँ के कमरे से निकल आई। उसके आंखों में ढेरों आंसू थे। कमरे में आई तो उसका मोबाइल बजे जा रहा था। कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ नारायण था।
तुमने अब तक मेरा काम नहीं किया, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे तुम? वो फट पड़ी। बोलो क्या करोगे तुम? वो पिक सेंड कर दूंगा सबको। तो कर दो, मैं भी यही चाहती हूँ, कर दो। मैं नहीं जी सकती ऐसे घुट घुट कर, जी चाहता है खुद को मार डालूं, रोते हुए चिल्लाई, जबकि दूसरी तरफ पूरी चुप्पी छा गई। वह रो रही थी, उसके आंसू नारायण के दिल पर गिर रहे थे। मम्मी पापा मेरी शादी करवा रहे हैं आदित्य से, इसी संडे को। क्या करूं? बोली, जवाब दो। तुमसे शादी करके मैं आज बहुत पछता रही हूँ नारायण, मैं अपने ही नजरों में गिर चुकी हूँ। अच्छा होगा तुम सबको सब कुछ बता दो, मुझे मरने में आसानी होगी। वह गुस्से से कहती कॉल कट कर गई थी और चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। केस काफी मजबूत था, लेकिन अचानक ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू आदित्य को मिला था, जिसने पूरे केस को ही उलट पुलट कर रख दिया था। वह चेयर के साथ टेक लगाए बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। नारायण, तुम इस केस में मुझसे उलझ रहे थे, खैर अब तुम्हारे ही खेल में तुम्हें हराने में मजा आएगा। मेरा नाम आदित्य है। वे लोग जैसे ही घर पहुंचे, एक चहल पहल ने उनका स्वागत किया। अपराजिता ओम प्रकाश शादी से लौट आए थे। मम्मा उनके गले से लगता आई मिस यू सो मच आंटी जी। उनके माथे पर किस करते बोला, अरे 2 दिन में ही मिस कर रहे थे बेटा, सब ठीक है ना? अपराजिता ने प्यार से आदित्य के गालों को छुआ। आंटी आप तो इस दिल में रहती हैं। वह उनके पास ही बैठ गया। आदित्य बेटा, हम सब ने मिलकर एक फैसला किया है, इस इतवार को आपकी शादी मेघा से कर दी जाएगी। वैसे भी बचपन से आपके नाम पर ही तो है। अब उनकी बात पर आदित्य को लगा उसकी सांसें छीन ली गई हो। बेकाबू उसकी आंखों में उस मासूम का चेहरा समाये, न जाने कब से उसके दिल में बैठी थी, वह खुद भी नहीं जानता था। ठीक है आंटी, जैसे आपको सही लगे, वो बेअसर चेहरे से कहता उठ गया था। वह इतनी जल्दी मान जाएगा, सभी को सख्त हैरानी हुई थी, पर सभी ने तसल्ली की सांस ली। खास तौर पर शीला ने। उन्हें यही लग रहा था कि आदित्य पारुल का नाम ही न ले ले। 2 दिन के बाद शादी थी, सभी तैयारियों में बिजी हो गए थे, जबकि नारायण के केस की सुनवाई 1 हफ्ते के बाद थी। वह केस भी पूरा हो चुका था, अब फाइल की सुनवाई थी। पर आदित्य जानता था कि वो उससे पहले जरूर कोई न कोई चाल चलेगा। मेघा बेटा, ये जाओ आदित्य को दे आओ, कहना कोई कोरियर वाला दे गया था। कल आदित्य और मेघा की शादी थी। मेघा का सुबह से ही रो रो कर बुरा हाल था, पर वह अपना गम किसी से कह नहीं सकती थी, और ये भी जानती थी कि शादी के ऊपर शादी नहीं हो सकती थी, और तब उसे सबको बताना था, क्योंकि नारायण कभी भी उसके और अपने शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और सबूत तो उसके पास भी नहीं था। शादी का मैरिज सर्टिफिकेट तो नारायण के पास था। वह बहुत बुरी तरह से फंस गई थी, और ऑफ वाइट रंग के सूट पहने वह तैयार हुई अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। हे भगवान, कोई ऐसी चमत्कार कर दे, मेरी मदद कर दे, वह दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मेघा कोरियर लिए आदित्य के रूम के बाहर खड़ी थी, आवाज देने लगी। जब कोई बाहर नहीं आया तो वह खुद ही अंदर चली गई। आदित्य, उसने बुलाया तो आवाज नहीं आई। कुछ सोचते हुए मेघा ने वह कोरियर बेड के दराज की तरफ रखा और निगाहें उसके मोबाइल पर आई। मिस काम्या, वह थोड़ा हैरान हुई। कोई लड़की आदित्य को कॉल कर रही है। वो मोबाइल उठा गई। अभी रिसीव करते कान से लगाती आदित्य अपने बाथरूम से बाहर निकला। उसने अपने बॉडी पर टॉवल लपेटा हुआ था। खटके की आवाज सुनते वो बिल्कुल सुन रह गई थी। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पीछे मुड़कर देख लेती। आदित्य बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हुआ था और मोबाइल मेघा के हाथ में था, और उसका हाथ कांपने लगा। आदित्य ने उसके हाथ में से मोबाइल को पकड़े। कॉल रिसीव करते उसे स्पीकर पर डालकर बात करते हुए कहा, मिस्टर नारायण कमिंग नाउ। मोबाइल के उस तरफ की आवाज सुनते वह धीमा सा मुस्कुराया और कॉल काट दी। तुम मेरी जासूसी करने से बाज नहीं आती ना? वह धीरे से उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, नहीं आदित्य, मैं जासूसी तो नहीं कर रही थी, मैं तो ये कोरियर देने आई थी। वह कोरियर आदित्य की तरफ किया। आदित्य ने एक नज़र उसे देखते लिफाफे को चेक किया। उसमें से एक मैरिज सर्टिफिकेट निकला था, नारायण और मेघा की शादी की। पर बहुत देर कर दी। होठों से बोलता हुआ मैरिज सर्टिफिकेट वापस लिफाफे में डाल गया था, जबकि मेघा बस उसे देखे जा रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो? अभी तुम्हारा पति नहीं, जब मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा फिर जी भर के देखना। वह जरा सा झुककर कहता, गहरा मुस्कुराया। उस वक्त उसके दिल और दिमाग पर क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी ये चुप्पी एक बहुत बड़े तूफान का मोड़ लेने वाली थी। इस शादी में कोई धूमधाम नहीं हुई थी। सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। दूर से ही अपराजिता ने आदित्य को देखा। उसकी नजर उतारने लगी। पंडित जी आ चुके थे। सबकी मौजूदगी पूरी हो चुकी थी। आदित्य का ही इंतजार हो रहा था। प्रकाश ने उसे अपने सीने से लगाया था। अपने जवान जिगरी दोस्त के बेटे को देखते उनका खून जोरों से बढ़ गया था। ओम प्रकाश के गले लगता और दादा अंकल के आशीर्वाद लेता। वह मेघा के पापा से भी आशीर्वाद ले रहा था। तभी मेन गेट से नारायण अंदर आते हुए दिखाई दिया। आदित्य ने बहुत फक्र और कड़क से मुड़कर नारायण को देखा। तुम? ओम प्रकाश उसे देखते माथे पर बल डाले बोला, मुझे बहुत हैरानी हो रही है।
अपने एक बेटे की शादी अपने दूसरे बेटे की पत्नी से करवा रहे हैं और उस बेटे को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। क्या बकवास कर रहे हो? वहाँ मौजूद सभी गुस्से में आए। बेटा, अपराजिता तो उस एक शब्द पर अटक कर रह गई, जबकि अब आदित्य के चेहरे पर गंभीरता सवार हुई थी। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? अंकल जी ने मेरा पहचान छुपा रखा था। आज भी झूठ बोल दो, मैं आदित्य का भाई नहीं। नारायण दर्द से बोलता। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी निगाहें ओम प्रकाश पर अटक गई थी। सबकी सवालिया निगाहें उन पर अटक गई थी। वह चुप थे क्यों? क्या वह सच में आदित्य का भाई था? सभी बड़े आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। मेरे साथ तो आपने ज्यादती कर दी। अब मुझसे मेरी पत्नी को भी छीन रहे हैं, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। वह गरजते हुए बोला। इस कहानी का अगला भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है। क्या मेघा की शादी आदित्य से हो पाएगी? क्या नारायण मेघा को अपना पाएगा? अगर इस सवाल का जवाब आपको सुनना है तो इसके दूसरे भाग को जरूर देखना और मिस न करना। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें।